गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नदीम अंजुम, बीपीएससी सक्सेस पॉइंट। आज हम बीपीएससी मेंस में जो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितना मैंने सब्जेक्ट टॉपिक लिखा है, इससे बाहर बीपीएससी में नहीं आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि हर साल इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आर्ट से एक क्वेश्चन पूछेंगे, रिवोल्ट से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट से, पीजेंट मूवमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके टॉपिक को। तो फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का महान क्रांति, जिसमें बिहार का योगदान भी है। बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में सारा आंसर लिखने के बाद आपको एक कंक्लूजन देना है कि बिहार के संबंध में बिहार में कौन थे, कौन ऐसे लीडर थे जिन्होंने इसका कमान संभाला था। फिर आता है 1906 स्वदेशी मूवमेंट, और फिर आता है ओरिजिनेशन ऑफ बिहार, बिहार का जो गठन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, फिर बिहार का गठन हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर तीसरा नंबर पे आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920-22 में चलाया गया आंदोलन था, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, ट्राइबल और पीजेंट इवेंट में संताल रिवोल्ट पढ़ेंगे, मुंडा रिवोल्ट पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस एज वेल एल यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स सभी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि महात्मा गांधी जो आए तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए। तो सबसे पहले जो पहला सत्याग्रह जो किए हैं वो है चंपारण में किए, जो 3 कठिया से संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइबल में है, और पीजेंट तो हो गया। अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे, पाल आर्ट पढ़ेंगे, पटना कॉलम पढ़ेंगे, मधुबनी पेंटिंग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का है 1857 का महान क्रांति। तो सबसे पहले समझेंगे कि कारण क्या था, फिर स्वरूप क्या था, असफलता का कारण क्या था, परिणाम क्या था, बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि 1857 का क्रांति। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह से शुरू होकर एक जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को पहली बार सशक्त राजनीति सैनिक चुनौती प्रस्तुत किया। पूरा उत्तर एवं मध्य भारत अनस्था हो गया था। वस्तुतः यह कंपनी के शासन के विरुद्ध जनता के संचित शिकायतों का परिणाम था, जिसने भारत के कई सामाजिक वर्गों पर बुरा प्रभाव डाला, जिससे असंतोष का जन्म हुआ। मतलब जो ये आंदोलन था वो सभी लोग तो इसमें नहीं थे, लेकिन एक बुरा ब्रिटिश भारत को एक जनता ने एक दिखाया कि वो परेशान है, ब्रिटिश सरकार से परेशान है। औद्योगिक उपनिवेशवाद नीति के अंतर्गत कंपनी ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और उत्पादित माल का मंडी बना दिया, जिसने आसमान व्यापार को जन्म दिया, जिससे भारत का पूर्ण विऔद्योगिकरण हो जाता है, जिसमें संलग्न शिल्पी बेरोजगार हो जाते हैं। लोग बेरोजगार हो गए थे, खाने को कुछ नहीं थे, मंदी आ गई थी। तो भारत का अधिकतम शोषण करने के लिए कंपनी ने नवीन भू राजस्व प्रणाली को परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना था। यहीं से भारतीय किसानों का शोषण प्रारंभ हो जाता है, कि कंपनी का तो मकसद ही था कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए। उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करके खाद्यान्न उत्पादन को कम कर दिया, जिससे किसानों में अकाल एवं भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक संगठन का निर्माण किया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो मेन मोटो ही था उसको साम्राज्य को विस्तार करना था और भारत के एक एक हिस्से पे उसको कब्जा करना था, जिसमें अधिकारी अंग्रेज और सामान्य सैनिक
अधिकांशतः भारतीय होते थे। इस प्रशासनिक संगठन में भी नस्लीय भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सेवा में वृद्धि, उपरांत लाभ आदि के लिए कोई भी नियम नहीं था। इसके लिए खान पान और धार्मिक भेदभाव भी किया जाता था, जिसमें सैनिकों में असंतोष का स्वभाव था। क्योंकि 1857 का क्रांति, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक अफवाह फैला, अफवाह से ही मान लीजिए ये एक आंदोलन हुआ। ब्रिटिश प्रशासन से पहले ही भारत में जमींदारी प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें जमींदार और रैयत के बीच संरक्षित सिद्धांत का पालन किया जाता था। कंपनी ने लाभ को अधिकतम करने के लिए सूर्यास्त कानून, जिसके अंतर्गत परंपरागत जमींदारों की जमीन नीलाम करके नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया। स्वाभाविक तौर पर परंपरागत जमीन को असंतोष होगा। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। लॉर्ड डलहौजी ये भारत में व्यापक सिद्धांत बनाकर इसे और व्यापक बनाया और इसे अनेक राज्यों में हड़प लिया, जो कंपनी के साथ संघर्षरत नहीं थे बल्कि मित्र थे। अतः असंतोष स्वाभाविक था। अंग्रेजों के शोषण ने ब्रिटिश औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में पाश्चात्य संस्कृति को विकसित किया। उन्होंने भारत को प्रगतिशील सक्रियता नीति को अपनाया, जिसे भारतीय रूढ़िवादी वर्ग ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में देखा। इसी कारण इस वर्ग में भी अंग्रेजों का विरोध किया। अब देखते हैं दोस्तों कि तात्कालिक कारण था। आखिर ये जो कारण था, ये तो इन सबों का एक कारण जो तात्कालिक कारण था वो था इनफील्ड राइफल की गोली। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए बहुत अधिक मत भिन्न हमारे सामने आती है। इसका कारण अध्ययन योग्य प्राप्त सामग्री का अभाव है, क्योंकि बहुत सारे विद्रोही पकड़े जाने के भय से अपने रिकॉर्ड को नष्ट कर देता था। जो थोड़ी बहुत समृद्धि प्राप्त होती है उसमें भी पर्याप्त संगत नहीं है। अतः परंपरागत स्वरूप से इस हिस्से के अध्ययन सामग्री के लिए हमें ब्रिटिश अभिलेखकार का सहारा लेना पड़ता है। अतः स्वाभाविक रूप से 1857 का अध्ययन एक पक्षी हो जाता है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे जानबूझकर सिर्फ सिपाही विद्रोह प्रमाणित करने की कोशिश की। दोस्तों ये कहा जाता है 1857 का जो क्रांति है एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1857 का क्रांति एक सिपाही विद्रोह नहीं था। इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक बहुत ही बड़ा क्रांति था। बहुत बड़ा क्रांति था, लेकिन इसमें समाज के सभी लोग इसमें शामिल नहीं थे। उनका कहना है कि सैनिक प्रशासन में विभेद के कारण सैनिक असंतोष का जन्म हुआ, जिसने विद्रोह का स्वरूप ले लिया। यदि इन सभी त्रुटियों को सुधार लिया जाता तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे धार्मिक षड्यंत्र और सभ्यता और बर्बरता का नाम दिया। ऐसा करके उन्होंने इस विद्रोह के आकलन को कम करने का प्रयास किया, ताकि विश्व भर के उपनिवेश में भारतीय विद्रोह का संदेश ना जा सके और यूरोपीय समाज में भी यह संदेश नहीं जा सके। भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश कमजोर पड़ जाएगा। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे आंशिक स्वतंत्रता संग्राम प्रमाणित करने का प्रयास किया, क्योंकि स्वयं मार्क्स वे भी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया। मार्क्स के ऊपर एक अन्य दृष्टिकोण रखता था, जिसमें वर्ग संघर्ष को देखता था, जिसमें वह कहता है कि ब्रिटिश शासन और सामंत वर्ग के विरुद्ध किसान एवं सैनिकों के बीच गठबंधन था। इस प्रकार वह भारत में वर्ग संघर्ष का दो स्तर बताता है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। इसमें बाह्य स्तर के वर्ग संघर्ष सही है, जबकि आंतरिक वर्ग संघर्ष में विरोधाभास है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरोध सामंतों, राजाओं और सैनिकों और श्रमिकों के बीच प्रजातांत्रिक गठबंधन था। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम प्रमाणित करने का प्रयास किया, लेकिन हम जानते हैं कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लेखन है, जिसमें तथ्य और आंकड़ों की आलोचना की जाती है। निश्चित तौर पर इनका उद्देश्य इतिहास लेखन नहीं था, अपितु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी भावना को विकसित करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्रोह का क्षेत्र अधूरा था, नेतृत्व का अभाव था और प्रगतिशील उद्देश्य का अभाव था, अर्थात ये पाश्चात्यगामी था। तो ऐसी स्थिति में यह स्वतंत्रता संग्राम कैसे हो सकता है?
परंपरागत रूप से यह भी तर्क दिया जाता है कि इस विद्रोह में नेतृत्व क्षेत्रीय शक्तियों के हाथ में था, जिससे इस विद्रोह का स्वरूप अभिजातीय हो गया था। इसमें गरीब एवं भूमिहीनों की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, लेकिन सिर्फ नेतृत्व के आधार पर इसमें सामंतवादी उभार को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसान एवं श्रमिकों की सहभागिता थी। मतलब किसान और जो श्रमिक थे इसमें पार्टिसिपेशन किए थे इस आंदोलन में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह स्वस्फूर्त विद्रोह था, क्योंकि इसमें नेतृत्व विद्रोह में मद निकला है, लेकिन आधुनिक तथ्यों का जब विश्लेषण किया जाता है तब यह स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन का भी संगठनात्मक स्वरूप था, जो रोटी और कमल वाले घटना से स्पष्ट होता है, लेकिन तत्कालीन कारण के कारण समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गया। इसलिए इस विद्रोह का नेतृत्व मध्य में उदय होता है। अब प्रश्न उठता है कि इसे किस हद तक स्वतंत्रता संग्राम माना जाना चाहिए। हमने ऊपर देखा कि कुछ इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम मान रहे हैं, तो कुछ सिपाही विद्रोह शायद सत्यता दोनों के बीच में है। यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है क्योंकि वे पारसीगामी था, लेकिन यह सिर्फ सैनिक विद्रोह भी नहीं है क्योंकि इसमें कई और सैनिक तत्वों का भी सहभागिता है। वास्तव में यह भारतीय राष्ट्रवाद का बृहद चेतना है, जिसमें शोषक के खिलाफ पहली बार कुछ सामाजिक सहभागिता के साथ संघर्ष किया गया। दोस्तों, आपने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के हर लोग तो हिस्सेदारी नहीं थे लेकिन अब हम पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देना है। तो बीपीएससी का एग्जाम जब दे रहे हैं तो हम लोग इस बात को जरूर करेंगे कि क्वेश्चन में जो आते हैं तो इसमें, और जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान क्या था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार के बारे में कि बिहार का क्या योगदान था। तो बिहार में विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के गाँव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ संघर्ष आरंभ हुआ। 2 अंग्रेज अधिकारी 3 भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड दिया। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। बिहार में अफीम व्यापार एजेंट लाइलेन ने विद्रोह के दमन का प्रयास किया, लेकिन अपने सैनिकों सहित मारा गया। पटना कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन की कठोर उपाय की। 19 जून के घटना की 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वाइजुल हक को धोखे से बंदी बना दिया। उसने पीर अली के साथ साथ अन्य 16 व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, लेकिन पीर अली के अदम उत्साह धैर्य की प्रशंसा अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में किया। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारी को असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोह होकर दानापुर से जगदीशपुर चले गए। अब आते हैं जगदीशपुर चले गए। तो जगदीशपुर गए कब? 25 जुलाई में मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद दानापुर से जगदीशपुर चले गए। 30 जुलाई को सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोही भड़क उठा। विद्रोही गया पहुंचकर 400 कैदियों को मुक्त करा लेता है और राज्य पर हमला कर देता है। 1000 लूट लेता है। ये विद्रोह रोहतास, सासाराम विद्रोही जमींदारों से जमीन जा मिले। कुंवर सिंह, अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में सबसे बड़ा रोल था वो कुंवर सिंह का था। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। कुंवर सिंह को कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने कुंवर को पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया, परंतु मौलवी अहमदुल्लाह के साथ विश्वासघात को देखते हुए पटना न आने का निर्णय कर लिया था। बाबू कुंवर सिंह ने सबसे पहले आरा नगर पर अधिकार कर लिया। अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने किसी यूरोपियन की हत्या नहीं की। सरकार के द्वारा आरा मुक्त करने का प्रयास असफल रहा। दूसरा प्रयास सफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके अत्याचार किए।
इन दमनात्मक उपायों से विद्रोही का उत्साह नहीं रुका। विद्रोही बाबू अमर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, के नेतृत्व में कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके लंबे समय तक सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बाबू कुंवर सिंह कालपी पहुंचे और तात्या टोपे से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उनके पश्चात वे लखनऊ पहुंचे, जहां अवध के दरबार में सम्मान और सहयोग मिला। अवध के नवाब ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिले के लिए एक फरमान दिया। तत्पश्चात उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का कड़ा आदेश दिया, जिससे उनके ऊपर सैनिक दबाव बढ़ने लगा। इसके बावजूद बलिया में उन्होंने अंग्रेजों को हराया तथा जगदीशपुर प्रस्थान के प्रयास में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन की ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को भी पराजित किया, लेकिन स्वयं भी घायल हो गए और 2 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष के क्रम में बाबू अमर सिंह ने आगे बढ़ाया, क्योंकि कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके भाई ने अमर सिंह ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। नवंबर 1858 को इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र के विरोध न होने के हथियार डाले बाबू अमर सिंह सहित 14 विद्रोहियों को क्षमादान करके प्रावधान से पृथक रखा गया और उन्हें दंडित किया। 1859 तक धीरे धीरे शांति बहाल हो गई। अब असफलता का कारण, जो 1857 का विद्रोह था ये असफल हो गया। इसका कारण था नेतृत्व का अभाव था, उद्देश्य का अभाव था, भारतीय नेताओं में आपसी फूट, मध्यम वर्ग का सहयोग ना मिलना, योग्य सेनापति का अभाव, साधन एवं संसाधन की कमी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अब परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। परिणाम क्या हुआ? भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त, तरह ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हो गया। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। सैन्य संगठनों में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के अनुपात को बदल दिया गया। भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई। देशी रियासत के साथ नीति में परिवर्तन किया गया। अब दोस्तों, ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया, लेकिन आइए देखते हैं कि ये बीपीएससी में किस तरह के सवाल आते हैं। जो अब तक पूछे गए सवाल हैं उसमें हम लोग देखते हैं किस तरह के सवाल आके बीपीएससी में पूछे गए हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्या इससे सवाल, आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सवाल आते कैसे हैं, इसको ही जानना जरूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर 63rd बीपीएससी में पूछा गया था कि सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना करें। तो आप जानते हैं कि 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर बिहार उसमें जोड़ेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो 56 और 59 बीपीएससी जो कंबाइंड होता था उसमें 3 साल का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 43rd बीपीएससी 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ मैंने पढ़ाया और आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप समझ गए होंगे। आप समझने के बाद इस तीनों क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।